मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्टअप करेंगे अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का थर्ड चैप्टर, दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, ठीक है। विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। सबसे पहले एक टर्म के बारे में बातचीत कर लेते हैं, दैट इज situational analysis। situational analysis, देखिए हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब बड़े स्तर पे या बड़े रूप में वो एनवायरनमेंट जिनमें कैपेबिलिटी है प्रभाव करने की, ठीक है। मैक्रो एनवायरनमेंट में कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। पेस्टल, दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। सिचुएशनल एनालिसिस, बिजनेस जो कि है वो बहुत हद तक एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, तो एनालिसिस करने की आवश्यकता है, आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है उन फैक्टर्स को जो कि रेलिवेंट है, जो कि प्रभाव दे सकते हैं, जिनमें इन्फ्लुएंशियल कैपेबिलिटी है। सिचुएशनल एनालिसिस में हम बातें करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, अपॉर्चुनिटीज एंड अदर इश्यूज, कॉम्पिटिटर्स as well as product। environmental factors, both internal and external factors, जिनमें कैपेबिलिटी है, जिनमें क्षमता है बिजनेस को प्रभाव करने की। अपॉर्चुनिटी फेवरेबल होता है, एडवांटेजियस होता है, जिसका लाभ बेनिफिट उठा करके ऑर्गेनाइजेशन और आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ अदर थ्रेट्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है बिजनेस की, वीकनेस क्या है, उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर, कौन कौन मेरे कॉम्पिटिटर है, कितने हैं, कितनी क्षमता है उनमें मेरे को प्रभाव करने की, वो सारे फैक्टर्स। प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इन विच यू आर डीलिंग, हो सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कई तरह के प्रोडक्ट में डील करे। एक मेन प्रोडक्ट होता है, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है। सारे ही प्रोडक्ट एक ही तरह का लाभ, एक ही तरह का बेनिफिट, एक ही तरह का प्रॉफिट तो नहीं डिराइव करते हैं, कुछ ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, कुछ कम देते हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। सिचुएशनल एनालिसिस से बहुत छोटा क्वेश्चन ही पूछता है, 3-4 अटेम्प्ट में, या कह सकते हो 5 अटेम्प्ट में एक बार अगर पूछा होगा तो पूछ लेगा। बहुत हद तक रेलिवेंट अगर हम बोले तो उतना रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया लेना बहुत जरूरी है। लिखिएगा, सिचुएशनल एनालिसिस, वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स have a relevance or bearing, various environmental factors have a relevance or bearing upon the, have a relevance or bearing upon the business, which can be categorized as below, which can be categorized as below. Roman A, environmental issues which can be both internal and external, which can be both internal and external. Roman B, opportunities and issue analysis, opportunity and issue analysis, identifying the opportunities available, identifying the opportunities available, as well as threats prevailing in the environment, as well as threats prevailing in the environment, at the same time strength and weakness that are internal issues,
strength and weakness that are internal issues are also to be Roman 3, competitive situation. Identifying the competitor, their influence and role in affecting the business. Roman next, product situation. Products can be divided or bifurcated as main product, substitute product, supplementary or secondary product, which comprises of the total sales. ठीक है, हम लोगों ने बातें की सिचुएशन एनालिसिस के बारे में. सिचुएशन एनालिसिस में 4 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं. एनवायरमेंटल एंड अदर इश्यूज, अपॉर्चुनिटीज एंड इश्यूज, कॉम्पिटिटर्स या कॉम्पिटिटिव इश्यूज, या तो फिर प्रोडक्ट सिचुएशन. ठीक है, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट methods of industry and competitive analysis. Methods of industry and competitive analysis. 6-7 पॉइंट में इस टॉपिक को डिवाइड या बाइफरकेट किया गया है. ठीक है, इसके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, बट इन 7 पॉइंट्स के अंदर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो कि प्रिविलेंट है, फ्रीक्वेंट है, हर 2 अटेम्प्ट में एक बार पूछता जरूर है शॉर्ट क्वेश्चन. इसके ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे, बातें करेंगे. देखो, इंडस्ट्री, सारी फर्म्स ऑपरेट करती हैं इंडस्ट्री में, तो क्या हम इंडस्ट्री को एक कॉम्बिनेशन, एक समेशन ऑफ फर्म्स कह सकते हैं जिनका सेम बायर या खरीदार तो सेम ही होता है, प्रोडक्ट सारे ही बेचते हैं, टाइप ऑफ कस्टमर तो वही होते हैं ना. अब हाँ, चॉइस कस्टमर की विथ रिगार्ड टू द फर्म डिफर करती है कि कौन ज्यादा बेहतर क्वालिटी दे रहा है, कौन कितने कम रेट में दे रहा है. बट इट कैन बी सेड इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स और सिमिलर फर्म्स विच कंपीट विथ ईच अदर फॉर द सेम बायर. हम भी बायर को खींचना चाह रहे हैं, मेरा कॉम्पिटिटर भी बायर को खींचना चाह रहा है, एक ही तो बायर है. अब वो किसको चूज करेगा, किसका प्रोडक्ट चूज करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन बायर, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी विच यू आर ऑफरिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट और कॉम्पोजिशन और द रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो पहली बात ये हुई डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ इंडस्ट्री. लिखिएगा, डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ इंडस्ट्री. इस पॉइंट से कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, एक करेक्ट इनकरेक्ट जरूर पूछा हुआ है. इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स हु कंपीट फॉर द सेम बायर. करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट होगा, सारे ही आपस में एक दूसरे से कंपीट करते हैं. किसके लिए कंपीट करते हैं? बायर के लिए कंपीट करते हैं. तो इंडस्ट्री को कहा जा सकता है ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स. ठीक है, कोई करेक्ट इनकरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है, कोई बड़ा क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा. फिर से बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक फीचर ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री जहां पे फर्म्स ऑपरेट कर रही है, अ कॉम्बिनेशन या अ मिक्सेशन या तो फिर एक समेशन ऑफ फर्म्स. सारे फर्म्स इंडस्ट्री में ही काम कर रही है, इंडस्ट्री से उनको बहुत गहरा प्रभाव होता है. ट्रेंड क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है, वो उनको प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा. बट सारे एकजुट होकर के किसके लिए कंपीट कर रहे हैं? बायर के लिए कंपीट कर रहे हैं. लिखिएगा,
इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, industry is a group of firms whose product have same or similar attributes so that they compete, same or similar attribute so that they compete for the same buyer, so that they compete for the same buyer. और कौन कौन से फैक्टर इंडस्ट्री में प्रभावित करते हैं? कितने मेरे राइवल हैं, उनका क्या शेयर है मार्केट में, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है, इंडस्ट्री में क्या प्रॉफिटेबिलिटी चल रहा है, अबव पार है कि बिलो पार है या एट पार है, ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं. देखिएगा वेरियस अदर इश्यूज, उसी में कंटिन्यू करके वेरियस अदर इश्यूज सच एज नंबर ऑफ राइवल्स, कॉमा साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कॉमा टेक्नोलॉजिकल रेट, कॉमा capital requirement, comma industry profitability. Roman 2, nature and strength of competition. Nature and strength of competition. इस पॉइंट से भी कोई छोटा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, इवन कोई करेक्ट इनकरेक्ट भी नहीं पूछेगा. तो मतलब पहले वाले पॉइंट से क्या पूछ सकता है? करेक्ट इनकरेक्ट पूछ सकता है. ठीक, सब बताएंगे, पहले समझने की कोशिश करो. दूसरी वाले पॉइंट से नेचर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन. कंपटीशन यानी कि कॉम्पिटिटर जो कि नॉर्मल है बिजनेस के लिए. कई कॉम्पिटिटर हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. वो किस तरह से कॉम्पिटिटिव प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. कॉम्पिटिटिव प्रेशर बेटा कैसे एक्सर्ट कर रहे हैं, उसके लिए कैसे पता चलेगा या क्या कंडक्ट करना पड़ेगा? कॉम्पिटिटिव प्रेशर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कंडक्ट किया जाता है? डिड वी टॉक अबाउट पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल? क्या वहां पे एक टर्म आया था, मुस्कुराने से एग्जाम पास आउट नहीं हो पाएगा? तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए अगर पढ़े होगे तो. नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन. क्या मैंने आपसे चैप्टर नंबर 1 में पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में बात की थी? क्या मैंने वो टर्म कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में बातचीत की थी? तो अगर हम बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर को आइडेंटिफाई करना है, क्या कंडक्ट करना पड़ेगा? पॉटर मॉडल कंडक्ट करना पड़ेगा. उससे क्या पता चलेगा मेरे कितने कितने कॉम्पिटिटर हैं, उनमें क्या क्या क्षमता है, कौन कौन से केपेबल है या कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि हमको कॉम्पिटिटिव प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं. लिखिएगा आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटिव प्रेशर by conducting Porter's 5 forces model, by conducting Porter 5 forces model would help or benefit in establishing an effective strategy, Roman 3, triggers of changes. अब इस टॉपिक से एक छोटा क्वेश्चन पूछा हुआ है, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है. ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस का मतलब क्या होता है? सुनना,
ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस यानी कि वो सारे फैक्टर्स, वो सारे कैपेबिलिटी जो कि प्रभावित करने के लिए बिजनेस को या इन्फ्लुएंस करने को बिजनेस में, उनमें इतनी क्षमता है। यहां पे हम एक टर्म पढ़ेंगे, डोमिनेंट फोर्सेस या ड्राइविंग फोर्सेस कह सकते हैं। अभी बताएंगे हम ड्राइविंग फोर्सेस। ड्राइविंग फोर्सेस से क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा क्वेश्चन। ड्राइविंग फोर्सेस क्या होते हैं? ड्राइव करना, घुमाना। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से ड्राइविंग फोर्सेस यानी कि वो सारे अहम, डोमिनेंट, बहुत पावरफुल फैक्टर्स जिनमें क्षमता है कि एक सेटबैक, एक धक्का पहुंचा सके बिजनेस को। आराम से बिजनेस चल रहा था, प्रोडक्ट में इनोवेशन हो गया, धक्का लगा, मार्केट में इनोवेशन हो गया, इंटरनेट और ई कॉमर्स का रोल, ग्लोबलाइजेशन का रोल, मेजर एंट्री हो जाती है एक फर्म की या मेजर एग्जिट हो जाता है फर्म का, तो ये सारे कुछ एक ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं। एग्जाम व्यू पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ड्राइविंग फोर्सेस क्या होते हैं एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्राइवर्स। एग्जांपल यानी कि वही सारी बातें जो कि ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं। फिर से बात कर रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स मतलब डोमिनेंट या पावरफुल फैक्टर्स जिनमें क्षमता है या कैपेबिलिटी है जो कि बिजनेस को प्रभाव कर सकती है। बिजनेस अच्छे से चल रहा है, किन किन फैक्टर्स से बिजनेस को प्रभाव होगा? प्रोडक्ट में इनोवेशन हो रहा है, मार्केट में इनोवेशन हो रहा है, इंटरनेट और ई कॉमर्स का रोल, ग्लोबलाइजेशन, एंट्री एग्जिट ऑफ मेजर फर्म, कॉस्ट इश्यूज या कॉस्ट फैक्टर्स भी। ठीक है, लिखिएगा ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस में various changes and development have an ability to influence the various changes and development have an ability to influence the business. Next line, the most dominant forces are known as, the most dominant forces are known as driving forces. Because these forces are having the ability to create pressure, for changes, to create pressure for changes. Next line, examples of drivers. Examples of drivers. Roman 1, internet and e-commerce. Roman 2, increase in globalization. Roman 3, product innovation. Roman 4, market innovation. Roman next, entry and exit of major firms. Roman next, changes in cost and efficiency. Changes in cost and efficiency. Point number 4, identifying the companies that are in strongest or weakest position. Identifying the companies that are in strongest or weakest position. सुनिएगा, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, कॉम्पिटिटर होना मार्केट में इज अ जनरल या नॉर्मल फिनोमेना। कॉम्पिटिटर तो होता ही है मार्केट में, बट उन कॉम्पिटिटर में कौन सी फर्म में ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि स्ट्रांग है और कुछ फर्म है जो कि वीक है। मतलब किसी का होना या ना होना आपको फर्क नहीं देता है, बट किसी फर्म का इतना ज्यादा रेलिवेंस है, इतना स्ट्रांग पोजीशन है कि वो आपको प्रभाव दे रहा है। कैसे आइडेंटिफाई करें,
एक कॉम्पिटिटर तो होता नहीं है, कई कॉम्पिटिटर होते हैं। तो उसके लिए एक टर्म के बारे में बातचीत करेंगे हम, जो कि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा गया है, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। अभी लिखाएंगे स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का मतलब क्या हुआ। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ग्रुप मतलब इकट्ठा जोड़ करके समेशन करके, मैप मतलब आइडेंटिफाई करना या ट्रैक आउट करना या ट्रेस करना। मैप करके आप क्या करते हो, जॉट डाउन करते हो, आपको एक नक्शा मिलता है या आपको एक आइडेंटिफाई करने में मददगार रहता है, वो मैप आपको रेलेवेंस या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का मतलब क्या हुआ, फर्म्स जो है जो कि आपके साथ कंपीट कर रही हैं उनको ना कैटेगराइज कर देना या डिवाइड कर देना, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनकी लिस्ट बनाना, ताकि फर्म्स को, इतने सारे फर्म को तुम कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन कौन कॉम्पिटिटर है। तो जो आपसे रिलेटेड है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या जिन फर्म की सिमिलर पोजीशन है, कई फर्म्स हो सकता है एक ही स्तर पे, एवरेज लेवल पे, कई फर्म्स स्ट्रॉन्ग लेवल पे, कई फर्म वीक लेवल पे, तो उनको क्लासिफाई करना, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे ये फर्म्स है, एवरेज लेवल पे इन सारी फर्म्स है, वीक लेवल पे ये सारी फर्म है। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कॉम्पिटिटर की पोजीशन का आपको अनुमान लगाने में मददगार होता है। सारे कॉम्पिटिटर को एक साथ तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग से क्या होता है, कई ज्यादा कॉम्पिटिटर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, जॉट डाउन कर रहे हो या लिस्ट बना रहे हो, तो सारे कॉम्पिटिटर उस लिस्ट में फॉल कर गए और उन सारों की इकट्ठा एक साथ आप कॉम्पिटिटिव पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। इधर इट मे बी स्ट्रॉन्ग, इधर इट मे बी वीक, और इट मे बी इन एन एवरेज पोजीशन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है 2 नंबर के लिए, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या होता है। समझ आ गया आपको। स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग मतलब फर्म को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, कई फर्म जो कि सिमिलर ऑपरेट कर रही है उनको उस हिसाब से क्लासिफाई करना। ये क्लासिफिकेशन से क्या मदद होता है, फर्म की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में मदद होता है। पोजीशन या तो स्ट्रांग हो सकती है या तो वीक हो सकती है। समझ आ रहा है, लिखिएगा। आइडेंटिफाइंग द पोजीशन ऑफ द फर्म्स is very essential, which can be made through strategic group mapping, which can be made through strategic group mapping. It is an analytical tool. It is an analytical tool for comparing the market position of each firm, for comparing the market position of each firm separately or grouping them into like position, or grouping them into like position when an industry has so many competitors, when an industry has so many competitors and it is not practical to examine each one of them, and it is not practical to examine each one of them. ठीक है। 5th point, likely strategical moves of rivals. Likely strategical moves of rivals. देखिएगा, सबसे पहले अपने लोगों ने तो इंडस्ट्री का ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन कॉम्पिटिटर, इनमें क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्षमता है प्रभाव करने की। ठीक है, फिर हमने क्या बातचीत की, कॉम्पिटिटर मेरे कौन कौन से, कॉम्पिटिटिव प्रेशर कैसे एग्जर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस, कौन कौन से डोमिनेंट फोर्सेस है जिनमें कैपेबिलिटी है हमें सेटबैक या हमें इफेक्ट करने की। उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं फर्म्स की पोजीशन स्ट्रांग या वीक है थ्रू स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। लाइकली स्ट्रैटेजिकल मूव्स ऑफ राइवल का मतलब क्या होता है,
अब मेरा कॉम्पिटिटर अगला क्या स्टेप लेगा, बिफोर हैंड हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर मेरे को कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है तो हम इंतजार नहीं करेंगे कि वो कुछ ऐसा नया टेक्निक आइडेंटिफाई करके यूज करे और बाद में हम उसको इमिटेट या कॉपी करें। मतलब वो क्या करने वाला है उसका बिफोर हैंड हम अनुमान लगाएं, ताकि उसके करने से पहले हम उस चीज को अडॉप्ट करके अपने प्रोडक्ट के बेहतरी के लिए उसे यूज कर सके। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर भी या इस पॉइंट के ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट इस टॉपिक को या इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हम बता चुके हैं आपको किन किन टॉपिक से क्या क्या पूछता है। ठीक है, लाइकली स्ट्रेटेजिकल मूव्स ऑफ राइवल में लिखिएगा आइडेंटिफाइंग बिफोर हैंड, आइडेंटिफाइंग बिफोर हैंड likely or next step of the competitor so that strategies can be framed beforehand, so that strategies can be framed beforehand. Roman next, key success factor for competitive success. Key success factor for competitive success. इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, KSF देकर के आपसे एग्जाम में पूछेगा, शॉर्ट फॉर्म KSF, दैट इज की सक्सेस फैक्टर। सुनना, अब इसका मतलब क्या होता है, हर फर्म का कुछ एक अहम फैक्टर होता है जो कि उसको सक्सेस की ओर और बढ़ाता है। कस्टमर किस बेसिस पे प्रोडक्ट को चुनता है, कॉम्पिटिटर किन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, कॉम्पिटिटर की क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, इन फैक्टर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हर प्रोडक्ट के लिए, हर फर्म के लिए कुछ की सक्सेस होता है, मतलब वो उसकी खासियत है। अब मेरे को बताना, ज्वेलरी डिजाइन में, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में ज्वेलरीज बनती हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह, उसका की सक्सेस फैक्टर क्या हो सकता है, डिजाइन, यूज ऑफ एमरल्ड्स, स्टोन्स का जो इस्तेमाल होता है उसमें, डिजाइन, वर्क, फिनिशिंग। ज्वेलरी सब बनाते हैं, कई है कंपनियां जो ज्वेलरी बना रही है, कई फर्म्स से ज्वेलरी बना रही है, सबका एक डिजाइन होता है क्या, किसी का ज्यादा अच्छा होता है, किसी का कम अच्छा होता है, तो वो उसके लिए क्या हुआ, की सक्सेस फैक्टर हुआ। तो कस्टमर क्या अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, डिजाइन के प्रति, फिनिशिंग के प्रति, द वर्क एंड द यूज ऑफ स्टोन्स के प्रति। ए भी ज्वेलरी बना रहा है, बी भी ज्वेलरी बना रहा है, सी भी ज्वेलरी बना रहा है, तीनों का शोरूम है, सब में एक बराबर भीड़ रहती है, सब चलते हैं, सब ऑपरेट कर रहे हैं, काम चल रहा है, बट किसी का ज्यादा सक्सेस फैक्टर है, वो सक्सेस फैक्टर उसका क्या है, डिजाइनिंग, मेकिंग चार्जेस, ये की सक्सेस फैक्टर हुआ। समझ में आ रहा है, मतलब की सक्सेस फैक्टर, कपड़ा सब बेच रहे हैं, बट द डिजाइन, क्वालिटी, द सेटअप और द स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, वो उसका की सक्सेस फैक्टर है। वो चीज जो आपको कॉम्पिटिटर से अलग कर रहा है, वो चीज जो आपके पास है कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, वो एडवांटेज जो आपके पास है कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। की सक्सेस फैक्टर, KSF, की सक्सेस फैक्टर्स have the following elements to be considered. Roman 1, the basis on which the customer choose between, the basis on which the customer choose between competing brands,
Roman 2, resources and competitive capability, resources and competitive capabilities. Roman 3, sustainable competitive advantage, sustainable competitive advantage. KSF are those things, KSF are, next line mein, KSF are those things that most affect the industry member. KSF are those things that most affect the industry members. Ability to prosper, ability to prosper. For example, in case of jewelry, design and combination of gems and stones are the KSF key success factor, which distinguishes the firm from its competitor, Next point, prospects and financial attractiveness of industry. Prospects and financial attractiveness of industry. Prospects and financial attractiveness of industry. ये क्या होता है? आफ्टर आपने ये सारे स्टेप्स, पहले के 6 स्टेप कंडक्ट किए हैं, उनको कॉम्बिनेशन या उनका एक समेशन मिला करके आप आइडेंटिफाई कर रहे हो फैक्टर्स जो कि इंडस्ट्री में और ज्यादा एडवांटेजियस है, जिनका आप फायदा उठा सकते हो. फिर से बात कर रहे हैं. वी हैड टॉक्ड अबाउट मेथड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनमें क्षमता है या जिनको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होती है विथ रिगार्ड टू इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन छोटा छोटा आता है. पहला पॉइंट, डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में कई फर्म्स ऑपरेट करती हैं, तो इंडस्ट्री को कहा जा सकता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स हु कंपीट फॉर सेम बायर. आपस में एकजुट होकर के सेम बायर के लिए कंपीट करते हैं, अलग अलग है, बट बायर उनको चुनता है जो उनके हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सेटिस्फाई करेगा. नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिटिव प्रेशर को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? बाय कंडक्टिंग पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल को. ठीक है. ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस या वो सारे फैक्टर्स जिनमें एबिलिटी है कि चेंज को एक्सर्ट या प्रेशर क्रिएट कर सके. ड्राइविंग फोर्सेस का मतलब डोमिनेंट फोर्सेस जिनमें कैपेबिलिटी है प्रेशर एक्सर्ट करने की. एग्जांपल, ग्लोबलाइजेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, मार्केट इनोवेशन, entry and exit of new firms, internet and e-commerce, cost and other factors. Identifying the company that are in strongest and weakest position. क्या कंडक्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हो? स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग. उसके तहत क्या होता है? फर्म को क्लासिफाई या कैटेगराइज किया जाता है. डिसिमिलर फर्म एज वेल एज फर्म्स विच आर इन सिमिलर पोजीशन. ठीक है. लाइकली स्ट्रैटेजिकल मूव्स ऑफ राइवल. अगला क्या स्टेप आपका कॉम्पिटिटर लेने वाला है उसको बिफोर हैंड आइडेंटिफाई करना. की सक्सेस फैक्टर KSF. किस बेसिस पे कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर को छोड़ के आपसे प्रोडक्ट ले? क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफर कर रहे हो? क्या कॉम्पोजिशन है? क्या रिसोर्सेज है? वो KSF होता है. प्रोस्पेक्ट्स एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री. इन सारे कॉम्बिनेशन को करके आइडेंटिफाई करना क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन द इंडस्ट्री. ठीक है.
will be talking about टाउज मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपन लोग किसके बारे में बात करेंगे? टाउज मैट्रिक्स के बारे में। मेरे को बताना, टाउज का उल्टा क्या हुआ? वही है। मैम ये स्वॉट है तो फिर टाउज क्यों लिखी है? कुछ फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करना पड़ेगा, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट, वही सारे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन करके टाउज मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करता है कैसे कैसे स्ट्रेंथ का फायदा उठा करके अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लिया जा सके, वीकनेस को कम किया जा सके और थ्रेट को भी मिनिमाइज किया जा सके। इट इज बेस्ड ऑन बनाइएगा ये डायग्राम। इंटरनल एलिमेंट में क्या आते हैं? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक्सटर्नल एलिमेंट में क्या आते हैं? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉम्बिनेशन क्या होगा? स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट, वीकनेस एंड थ्रेट। इस मैट्रिक्स को देख के मेरे को बताइएगा बेस्ट पोजीशन या सबसे अच्छी पोजीशन किसकी है? स्ट्रेंथ मतलब इंटरनल कैपेबिलिटी, इंटरनल एडवांटेजियस पोजीशन, जिसका फायदा या लाभ उठा करके आप अपॉर्चुनिटी जो कि मार्केट में प्रिवेल कर रही है उसको बेनिफिट ले सकते हैं। वर्स्ट पोजीशन क्या दिख रही है? वीकनेस एंड थ्रेट। इंटरनल कमियां तो है ही, साथ ही साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी मेरे को थ्रेट पोज किया जा रहा है, तो कैसे हम वीकनेस को कम से कम करें और थ्रेट को भी मिनिमाइज किया जा सके। ऑन द अदर हैंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी मतलब इंटरनल खामी है, मतलब वीकनेस है, हो सकता है मिसमैनेजमेंट हो सकता है सिंगल प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे हो सकता है वीक ब्रांड इमेज हो, ये सब एग्जांपल है वीकनेस का। तो इंटरनल खामियां हैं, बट एक्सटर्नल वर्ल्ड में मेरे पास क्या है? अपॉर्चुनिटी है। तो कैसे हम इसको कम करके इसका लाभ उठाएं? स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। मेरे पास इंटरनल कैपेबिलिटी तो है, बट एक्सटर्नल वर्ल्ड में मेरे को थ्रेट पोज किया जा रहा है। न्यू कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर तो मेरे लिए थ्रेट है ही, न्यू कॉम्पिटिटर मेरे लिए ज्यादा बड़ा थ्रेट है। तो कैसे हम इंटरनल एडवांटेज का फायदा उठा के थ्रेट को कम कर सके? टाउज मैट्रिक्स जब भी आएगा आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और इन सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दे विल नॉट आस्क इन एग्जाम कि आप डायग्राम ड्रॉ करो। ऊपर लिखिएगा इंटरनल एलिमेंट, नीचे लिखिएगा एक्सटर्नल एलिमेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। Tau's matrix considers the internal and external element and a combination of the same
in order to set a position which is beneficial for the organization. Various possible alternatives and handling the same can be made as follows. रोमन 1 SO क्या होगा? स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी. SO स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी. It is such a position which any firm would want to achieve. It is such a position that any firm would want to achieve. Wherein internal advantage of strength, can be taken to minimize the internal weakness, internal element of strength. The benefit of internal element, that is strength, can be taken to make the optimum utilize of the opportunities which are available. That is, it would be a competitive advantage. Wherein internal benefit can be correlated with the external advantageous position. Roman 2 WO, weakness and opportunity. Weakness and opportunity. Various possible opportunities are available in the external environment. And herein किसको कम करने की जरूरत है? Minimizing weakness is essential to take advantage of external opportunities. Roman 3 ST, strength and threat. The advantage of internal favorable condition, that is strength. The advantage of internal favorable condition, that is strength, should be taken to minimize existing or emerging threat. Roman 4 WT, weakness and threat. It is the position which any firm would not like या avoid. It is a position which
any firm would try to avoid herein both internal unfavorable condition, that is weakness, is to be minimized, as well as external unfavorable condition, that is threat, has to be handled. ठीक है, हम लोगों ने टाउस मैट्रिक्स के बारे में बातचीत की. टाउस मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसा कि स्वॉट में था, बट यहां पे कैटेगराइज किया गया है पोजीशंस को, इंटरनल और एक्सटर्नल के समेशन को, ताकि कैसे बेहतर किया जा सके इंटरनल का एडवांटेज लेकर के या फेवरेबल का एडवांटेज लेके एक्सटर्नल डिसएडवांटेज को कोप अप किया जा सके. एसओ स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी बोथ एडवांटेजियस है, दोनों को कैसे इस्तेमाल करके बेहतर परफॉर्म किया जा सके. स्ट्रेंथ इंटरनल कैपेबिलिटी का यूज करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करना. वीकनेस और अपॉर्चुनिटी इंटरनल खामियों को कम करके बाहरी दुनिया से जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उनका लाभ उठाना. स्ट्रेंथ और थ्रेट इंटरनल एडवांटेजियस पोजीशन है तो उसका फायदा उठा के कैसे बाहरी दुनिया के थ्रेट से हम लड़ पाए. वीकनेस और थ्रेट वर्स्ट पोजीशन, सबसे खराब पोजीशन, कोई भी फॉर्म इस पोजीशन को नहीं चाहेगा, बट क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कैसे कम से कम किया जा सके दोनों को, वीकनेस को भी और थ्रेट को भी हैंडल किया जा सके. ठीक है, पोर्टफोलियो एनालिसिस. पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो का मतलब समझते हो? पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब नहीं, बता दें. पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? अगर एक फर्म है जो कि मल्टी बिजनेस में या मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रही है, मतलब एक फर्म है वो 4 तरह के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी सी डी, 4 प्रोडक्ट है. अब 4 प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना पैसा लगाए, जितना रिटर्न जिस पे मिलेगा उस पे ज्यादा पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा. सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. तुम शेयर खरीदते हो, ठीक है, शेयर खरीद रहे हो, तुम्हारे पास लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है. क्या तुम वो 1 लाख रुपया पूरा का पूरा अगर एक जगह एक शेयर पे ले लोगे, एक कंपनी का शेयर पे पूरा लाख रुपया लगा दिए, तो उससे क्या होगा? या तो दाम बढ़ेगा या तो दाम गिरेगा, या तो मुनाफा होगा या तो लॉस होगा, पूरा लॉस हो जाएगा. बट अगर उस लाख रुपए को तुम 4 जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, 4 शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, 4 कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, डाइवर्ट हो गया पैसा, बट गया, बाइफरगेट हो गया, रिस्क रिड्यूस हो गया. अगर एक शेयर का दाम गिरेगा भी तो तुम्हारे पास मौका है या ऑप्शन हो सकता है 3 शेयर का दाम बढ़े. नहीं समझ आ रहा है? 1 लाख रुपया है, पूरा अगर एक जगह इन्वेस्ट करोगे, पूरा रिस्क एसोसिएटेड है, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा. 1 लाख रुपए को अगर 4 जगह 25-25 हजार में तुमने बांटा, एक अगर गिरेगा रिस्क एलिमेंट, बाकी के 3 है जो कि हो सकता है इंक्रीज हो जाए, बेनिफिट प्रोवाइड करे. सिमिलरली एक फर्म है जिसका 4 प्रोडक्ट है, ए बी सी डी, प्रोडक्ट है बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रोडक्ट बी और सी एवरेज लेवल काम कर रहा है, प्रोडक्ट डी एकदम खराब काम कर रहा है, रिटर्न ही नहीं है उस प्रोडक्ट से, चल ही नहीं रहा मार्केट में. तो ये पोर्टफोलियो से क्या अनुमान लगता है? इन्वेस्टमेंट का अनुमान लगता है कि भाई जो प्रोडक्ट मेरे को रिटर्न दे रहा है तो हम उस पर और पैसा लगाएं, उसकी और ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें. बट जो प्रोडक्ट मेरे को मुनाफा दे ही नहीं रहा है, उस पर बेफालतू का जो मेरा इन्वेस्टमेंट ब्लॉक किया हुआ है उसको हम हटाएं वहां से. नहीं हटाओगे, फंसा रहने दोगे. अगर इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है तो वहां पैसा लगाना व्यर्थ है.
वो कैसे पता चलेगा? पोर्टफोलियो एनालिसिस द्वारा, द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द रिस्क एसोसिएटेड। समझ आ रहा है? वो होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। लिखिएगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस इज अ सेट ऑफ टेक्निक that helps strategists is a set of technique that helps strategists in taking strategic decision with regard to individual product or business in firm's portfolio. It is mainly used for competitive analysis and corporate strategic planning in multi-product and multi-business firm. The level of investment and the risk associated can be categorized by conducting portfolio analysis. By conducting portfolio analysis. ठीक है? Now we'll be talking about strategic business unit, SBU, strategic business unit, SBU. इस चैप्टर में हम इसके ऊपर छोटे रूप में पढ़ रहे हैं, आने वाले चैप्टर में इसके ऊपर बड़े स्तर पे या लॉन्ग कवरेज है, इसका लार्जर कवरेज है, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन तो बनता है। पहले एसबीयू का मतलब जान लेते हैं। एसबीयू का मतलब स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब एक बिजनेस जिसका कई बिजनेस है, कई प्रोडक्ट है, एक बिजनेस जिसका कई प्रोडक्ट है, या एक फर्म विच डील्स इन मल्टी प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है? एसबीयू मददगार होता है, मतलब हर यूनिट को अलग ट्रीट किया जाता है, हर प्रोडक्ट को एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब अगर आप 4 प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, चारों को अलग अलग यूनिट माना जाता है, उनके लिए अलग मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, वो उस पर्टिकुलर यूनिट की प्रॉफिट के लिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वहां पे जितना सारा प्रोग्रेस होगा, जितना सारा प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, वो उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अलग मिशन विजन स्टेटमेंट होता है उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। फायदा क्या होगा मैम? हर यूनिट पे अलग अलग ध्यान दिया जाएगा, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग ध्यान दिया जाएगा, बेहतर परफॉर्म कर पाएगा एज कंपेयर तुम चारों को एक यूनिट कंसिडर करके काम करो। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब मल्टी बिजनेस या मल्टी प्रोडक्ट के लिए देखा जाता है। ये इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिंगल या रिलेटेड बिजनेस। इनका क्या एक मैनेजर होता है, अलग अलग मैनेजर होता है कि एक मैनेजर होता है? सेपरेट मैनेजर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड प्लानिंग। ठीक है, क्या मददगार या किस लिए बेनिफिशियल होता है एसबीयू? ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट्स और ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, लिखिएगा एसबीयू स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, it is a unit of the company, it is a unit of the company that has a separate mission and objectives, separate mission and objectives which can be planned independently,
फ्रॉम अदर कंपनी बिजनेस, फ्रॉम अदर कंपनी बिजनेस, यानी कि इनका अलग मिशन है, इनका अलग ऑब्जेक्टिव है जो कि बाकी बिजनेस से अलग है, इन पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, SBU has the following characteristic, SBU has the following characteristic. Roman 1, single business or collection of related business, single business or collection of related business that can be planned separately Roman 2 has a own set of competitors, has a own set of competitors. Roman 3, a separate manager who is responsible for strategic planning and profit. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड प्रॉफिट, समझ में आया? एसबीयू का मतलब एक ऐसा यूनिट जो कि बाकी बिजनेस यूनिट से अलग हो, एक ऐसा यूनिट जिसका मिशन और ऑब्जेक्टिव अलग हो, एक ऐसा यूनिट जहां पे एक सेपरेट मैनेजर हो जो कि उसके प्रॉफिट और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एक ऐसा यूनिट जिसका अलग सेट ऑफ कॉम्पिटिटर हो। अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिए, उनको ज्यादा हैंडल करने में बेहतरी होगा, आसानी होगी, एफिशिएंसी ज्यादा अचीव कर पाएंगे। ठीक है, now we'll be talking about experience curve or learning curve. आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस कर्व पढ़ा है, सुना है? लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व या लर्निंग कर्व क्या होता है? धीरे धीरे प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता है एफिशिएंसी अचीव होती है। बट ऑब्वियस सी बात है, पहली बार अगर वर्कर कोई प्रोडक्ट बनाएगा, समय ज्यादा लगेगा, अंदाजा नहीं है, अनुमान नहीं है, आइडिया नहीं है, वही काम दोबारा से करेगा, समय कम लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है ना, तुम कोई चैप्टर उठा के पढ़ते हो, नया चैप्टर है, पहली बार पढ़ते हो टाइम लगता है, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा कम टाइम लगेगा, तीसरी बार पढ़ोगे और कम टाइम लगेगा। लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व, एज एंड व्हेन द एक्सपीरियंस इज गेन्ड थ्रू द रेपिटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। पहली बार तुम काम कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई आइडिया नहीं है, कोई अनुमान नहीं है खर्चे का, कितना खर्चा बैठेगा। वंस यू मेक अ प्रोडक्शन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है कि कहां खर्चा बच सकता है, कहां कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस हो सकता है, फिर आप कॉस्ट ऑफ यूनिट में रिडक्शन होगा। मतलब एज एंड व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस देयर इज अ रिडक्शन इन द कॉस्ट पर यूनिट थ्रू द एक्सपीरियंस गेन्ड, दैट इज एक्सपीरियंस कर्व। एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है पोर्टफोलियो एनालिसिस के ऊपर, लर्निंग कर्व के ऊपर, ये एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व मतलब प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा और कॉस्ट पर यूनिट वैसे वैसे घटेगा। तो क्या हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस कर्व ज्यादा फायदेमंद किसके लिए है? लार्ज या ज्यादा प्रोडक्शन वाली यूनिट्स के लिए या स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए? बट ऑब्वियसली लार्ज यूनिट्स है वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसी का कॉस्ट पर यूनिट घटेगा। स्मॉल यूनिट्स क्या है? ऑलरेडी कम क्वांटिटी में ही वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका लाभ या इसका बेनिफिट किसको मिल सकता है? लार्जर यूनिट्स को। लिखिएगा, एक्सपीरियंस कर्व is used for applying a portfolio approach, is used for applying a portfolio approach. It is based on the phenomena that unit cost decreases with the increase in the volume of production.
Also efficiency is gained by the worker. Also efficiency is gained by the worker through repetitive performance of the work. Through repetitive performance of the work. Through repetitive performance of the work. Now we'll be talking about product life cycle or PLC. Product life cycle or PLC. ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक एस शेप्ड कर्व कहा गया है। एस शेप्ड कर्व कहा गया है। यहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट के स्टेजेस को, प्रोडक्ट के लाइफ को डिवाइड या बाइफरकेट किया गया है। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका एक इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है, और फिर जाके अंत में एक समाप्ति का या एंड का स्टेज होता है, डिक्लाइन का स्टेज होता है। प्रोडक्ट के स्टेजेस को डिवाइड किया गया या डिवाइड या बाइफरकेट किया गया विथ रिगार्ड टू समय एंड टाइम। स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम सेल्स में क्या क्या प्रभाव या क्या क्या फर्क पड़ता है, सुनिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन, एक नया प्रोडक्ट है, बहुत पैसा इनकर करना पड़ता है उसके एडवर्टीजमेंट के ऊपर, उसके डेवलपमेंट के ऊपर। क्यों? मार्केट में नया है, क्यों लोग उसे पसंद करेंगे या क्यों लोग उसे चाहेंगे एज कंपेयर टू आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को? तो खर्चा तो करना बनता है, एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही। ग्रोथ, आपने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, धीरे धीरे वो प्रोडक्ट मार्केट में अपना पोजीशन बना रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। मैच्योरिटी, इतना ज्यादा केपेबल या वैसा लेवल पहुंच चुका है प्रोडक्ट का जब आप उसमें से जो बेनिफिट डिराइव हो रहा है उसका लाभ उठा करके कहीं और इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो। मुनाफा, मतलब इतना मुनाफा मिल रहा है मेरे को उस प्रोडक्ट से कि उस पैसे को हम कहीं और लगाने का सोच सकते हैं। डिक्लाइन, अब प्रोडक्ट उतना केपेबल रहा नहीं है कि उतना मुनाफा दे पाए, रिप्लेसमेंट की जरूरत है। डिक्लाइन स्टेज, सिंपल सी बात है। ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। बच्चा पैदा होता है, शुरुआती दौर में खूब हाय अल्लाह होता है, पैसा खर्चा किया जाता है, नई खबर, खुशखबरी, पैसा लगाया जाता है उसके पीछे, पढ़ाई के, अच्छी नौकरी मिले, बेहतर जॉब मिले, बेहतर बेनिफिट हो। मैच्योरिटी, उस नौकरी से उतना कमा पा रहा है कि उस पैसे को कहीं और लगाने की सोचा जा सकता है। डिक्लाइन, ओल्ड एज, एग्जाम्पल हम दिए समझाने के लिए, रटना नहीं, एकदम सिंपल। अगर इसको तुम ह्यूमन बीइंग से क्लासिफाई करो, इसी तरह है। पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट के स्टेजेस को, किसको? स्टेजेस को डिवाइड करता है। कितने स्टेजेस में? 4 स्टेजेस में। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। सेल्स विथ रिगार्ड टू द पीरियड ऑफ टाइम। इंट्रोडक्शन, पहला स्टेज जहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, रिटर्न नहीं मिल रहा है अभी कैसे रिटर्न मिलेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। ग्रोथ, धीरे धीरे प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, मार्केट में अपना पोजीशन बना पाया है, स्टेबल हो पा रहा है, सरवाइव कर पा रहा है। मैच्योरिटी, प्रोडक्ट इतना मुनाफा दे रहा है, इतना रिटर्न दे रहा है कि हम उसमें से इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। डिक्लाइन, एंड फेज, जब रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है पीएलसी के ऊपर 3 नंबर का। पहली बात फिर से बता दे रहे हैं, नेवर दे विल आस्क ड्रॉ द डायग्राम, इफ यू नो इट यू हैव टू ड्रॉ इट।
Draw the diagram. Introduction, growth, maturity, decline, sales, time. Point number 1. It is useful for guiding strategic choice. It is useful for guiding strategic choice. Useful for guiding strategic choice. Roman 2. It is an S-shaped curve. It is an S-shaped curve that determines the relationship of sales with regard to time for a product. Roman next, product is bifurcated or divided into 4 stages. Product is bifurcated or divided into 4 stages. Introduction, growth, maturity and decline. Roman next, introduction phase. It is the initial stage wherein huge investment is required for the existence of the product. Herein, competition is almost negligible. Roman next, in the growth stage, demand expands, prices fall, competition increases, and the customers are aware about the product, and are ready and willing to purchase the same. Roman next, maturity stage. Competition gets tough at this stage. Profit comes down. And at this stage, organization works for maintaining stability. Stage 4, declining stage. Sales and profit comes down. Due to new product having the capability to replace the existing product.
The option available is either diversification or retrenchment. The option available is either diversification or retrenchment. फिर से बात करते हैं। PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। पहले स्टेज में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। क्यों नहीं है? नया प्रोडक्ट है तो कौन कंपीट करेगा? लोग तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं है, पैसा बहुत लगाना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट ग्रो कर पाए। दूसरे स्टेज में धीरे धीरे कस्टमर को उन प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है, वो उस प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। इतना नहीं बढ़ा है कि आप हैंडल ना कर पाओ, बट मैच्योरिटी के स्टेज में बहुत हाई हो गया है कंपटीशन। अब आपको कोशिश इतनी करनी है कि आप अपनी पोजीशन को स्टेबल बना के रख सको, बरकरार रख सको। मैच्योरिटी के बाद धीरे धीरे पोजीशन प्रोडक्ट की गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि उसी प्रोडक्ट की जगह किसने ले ली है? नए प्रोडक्ट ने ले ली है। नए प्रोडक्ट की जगह ले लेने से पुराने प्रोडक्ट को बंद कर देना, क्लोज डाउन कर देना, वही ज्यादा बेहतरी होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। समझ आ रहा है? Now we'll be talking about Boston Consulting Group Growth Share Matrix, BCG। Boston Consulting Group Growth Share Matrix। Boston Consulting BCG Matrix, one of the most important topic। लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है ये, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स क्या अनुमान लगाने में मददगार है? कंपनी का पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाने में मददगार है। मतलब प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया गया है 4 भागों में। प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया गया है 4 भागों में। अब मार्केट का शेयर और मार्केट का ग्रोथ, मतलब मार्केट किस तेजी से बढ़ रहा है और आप उस मार्केट का कितना फायदा उठा पा रहे हो, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, वो बीसीजी मैट्रिक्स बताएगा। समझ आ रहा है? बीसीजी मैट्रिक्स यानी कि प्रोडक्ट को डिवाइड किया है, बाइफरकेट किया गया है। किस बेसिस पे? मार्केट का ग्रोथ कितना है और उस मार्केट में आपका शेयर कितना है प्रोडक्ट का। जितना शेयर है या जितना फायदेमंद है, उतना लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप कंसिडर कर सकते हो। जितना नहीं फायदेमंद है या अगर खराब स्थिति है तो इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना ज्यादा बेहतरी होगा। मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर में डिवाइड किया गया है। बीसीजी मैट्रिक्स के डायग्राम को अगर हम देखें, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग्स, ग्रोथ शेयर, मार्केट ग्रोथ, ग्रोथ शेयर या मार्केट ग्रोथ शेयर या मार्केट शेयर कह सकते हैं। मार्केट शेयर या ग्रोथ शेयर, दोनों में से एक लिख सकते हो आप। स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग्स। इधर आप लिखिएगा मार्केट शेयर, मार्केट शेयर, या इसको ऊपर लिख सकते हैं मार्केट शेयर। यहां पे हाई है, लो है, मार्केट ग्रोथ हाई है, लो है।
मतलब सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट है बिजनेस का, उसको डिवाइड किया गया है 4 भागों में, 4 स्टेजेस में, बताया गया है, अनुमान लगाया गया है मार्केट किस तेजी से बढ़ रहा है और आप उस तेजी को कितना फायदेमंद, कितना अपने हिसाब से उसका लाभ उठा पाए हो, वो ज्यादा बेहतरी वाला सिचुएशन होगा। मेरे को देख के बताना, दोनों मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है और मार्केट का लाभ भी आप तेजी से उठाए हो, बेस्ट पोजीशन कौन सी दिख रही है मेरे को बताना। सबसे अच्छी पोजीशन, मार्केट शेयर मेरा हाई है, मार्केट ग्रोथ हाई है, मतलब मार्केट जिस तेजी से बढ़ रहा है हम उस तेजी से मार्केट का लाभ उठा पा रहे हैं। तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट यहां पे लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हम फायदा उठा रहे हैं। तो इट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ फर्म। सबसे खराब स्थिति, दोनों लो, वैसे भी उसी की होती है। डॉग्स की स्थिति वैसे भी खराब ही होती है। इस सिनेरियो में मार्केट शेयर कम है, साथ ही साथ मार्केट भी ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका कोई मार्केट ही नहीं है। क्या फायदा? बंद कर देना बेहतर ही है। अब मेरे को बताना, काउस के केस में मार्केट नहीं है, मेरा मार्केट नहीं है प्रोडक्ट का, बट हां मेरा मार्केट में पोजीशन, मतलब जिस प्रोग्रेस या जिस हिसाब से मार्केट को ग्रो करना चाहिए उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है, पर मेरे प्रोडक्ट में क्षमता है, कैपेबिलिटी है, प्रोडक्ट में क्षमता है, कैपेबिलिटी है, बट उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट हम नहीं बना पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कम लगेगा एज कंपेयर टू स्टार्स, और अगर जब ग्रोथ रेट मार्केट का कम हो जाएगा तो क्या बदल के क्या हो जाएगा? स्टार्स बदल के कैश काउ नहीं हो जाएगा जब अगर मार्केट खराब हो रहा है, गिर रहा है तो। ऑन द अदर हैंड क्वेश्चन मार्क, मार्केट है बट हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट, मतलब पैसा लगाओ बट रिटर्न नहीं मिल रहा है, बट स्कोप है, पोटेंशियल है, क्योंकि क्या है? मार्केट है। कैश काउ के लिए मार्केट नहीं है, हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बट क्वेश्चन मार्क के लिए मार्केट है, बट हम उस मार्केट का फायदा नहीं उठा पा रहे। फिर से बात कर रहे हैं, BCG मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ मैट्रिक्स, 4 पार्ट्स में 4 मेटाफर्स यूज किया गया है। दीज आर मेटाफर्स यूज्ड, स्टार्स, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग, टू आइडेंटिफाई और टू इवैल्यूएट द पोजीशन ऑफ द फर्म विथ रिगार्ड टू द मार्केट ग्रोथ रेट, कैसे ग्रो कर रहा है और आप उस मार्केट का कैसे शेयर या लाभ उठा पा रहे हो। स्टार्स रिप्रेजेंट बेस्ट पोजीशन, मार्केट भी है, उसका फायदा भी उठा पा रहे हो, इन्वेस्टमेंट लगेगा बहुत ज्यादा। डॉग रिप्रेजेंट द वर्स्ट पोजीशन, मार्केट भी नहीं है, शेयर तो है ही नहीं। कैश काउ, जब ग्रोथ रेट बढ़ के कम हो जाएगा तो स्टार्स बदल के कैश काउ में हो जाएंगे। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, मार्केट नहीं है, बट हाँ शेयर है या प्रोडक्ट है मेरा, बट उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है मेरे को मार्केट से। क्वेश्चन मार्क ऑन द अदर हैंड आर नोन एज प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट, मतलब जितना पैसा लगाओ फिर भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, बट पोटेंशियल डज एग्जिस्ट फॉर इंप्रूवमेंट बिकॉज देयर इज अ मार्केट। यू आर नॉट एबल टू यूज द सेम फॉर योर बेनिफिट। समझ में आ रहा है? मैम क्वेश्चन क्या आता है? छोटा क्वेश्चन आ सकता है, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत छोटा। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन BCG मैट्रिक्स। और कोई क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ एक बार, 4 प्रोडक्ट दे दिया है ABCD, उनका प्रॉफिट दे दिया है, उनका परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, रेवेन्यू दिया हुआ है, सारी दिया हुआ है, परसेंटेज रेवेन्यू वगैरह दिया है, मार्केट ग्रोथ रेट दिया है और मार्केट शेयर दिया है। मेरे को बताना, तुमको तो केवल मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर से ही मतलब होगा। BCG के लिए तुमको जितना क्राइटेरिया दिया है केवल तुमको किससे मतलब रहेगा?
ग्रोथ रेट और शेयर से मतलब रहेगा। 4 प्रोडक्ट दिया है और तुमको बोलता है आइडेंटिफाई करो प्रोडक्ट ए बी सी डी में कौन सा स्टार्स में फॉल कर रहा है, कौन सा कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स। तुम मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ का परसेंटेज देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जो सबसे ज्यादा है दोनों में, जो सबसे खराब है दोनों में, जिसमें मार्केट ग्रोथ रेट ज्यादा है, जिसमें मार्केट ग्रोथ रेट कम है और शेयर ज्यादा है, वो कैश काउ। इस तरीके का क्वेश्चन एक बार आया हुआ एग्जाम में 8 नंबर के लिए, कराएंगे हम। और कोई क्वेश्चन मैम छोटा, इससे क्या पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द टर्म स्टार्स एज पर बीसीजी मैट्रिक्स। नहीं कर पाओगे एक्सप्लेन। एक्सप्लेन द टर्म डॉग्स एज पर बीसीजी मैट्रिक्स। और कोई पॉसिबल क्वेश्चन नहीं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है ये, लिखिएगा बीसीजी मैट्रिक्स। पहले डायग्राम बना लेना आप लोग, सब लोगों ने डायग्राम बना लिया। मार्केट शेयर हाई लो, मार्केट ग्रोथ हाई लो, स्टार्स, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क, डॉग। बीसीजी मैट्रिक्स helps in portraying company's portfolio of investment. BCG matrix helps in portraying corporations या company's portfolio of investment. It uses metaphors like cows and dogs, which are used for resource allocation, This matrix is divided into vertical axis. Representing market growth, whereas horizontal axis represent market share. Next line, Roman 1, stars. These are the products that are growing rapidly. It represents the best position. Huge investment is required to maintain its position. Roman 2, cash cow. When growth rate slows down or decreases, stars are capable to become cash cow. It represents a situation मार्केट ग्रोथ क्या है, लो है कि हाई है? लो मार्केट ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर. इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा कम लगेगा? It requires less investment to maintain its market share. Roman 3, question mark.
also known as problem children or wildcat. These are also known as problem children or wildcat. It represents a low market share and high market growth. They need heavy investment. Roman next, dogs. It is the worst position. It is the worst position with low market growth rate, and low market share. देखिएगा यही डायग्राम आपको मददगार हो रहा है लिखने के लिए कि मार्केट ग्रोथ रेट हाई है कि लो है, समझ में आ रहा है? तो ये डायग्राम से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि मार्केट ग्रोथ रेट लो है और मार्केट शेयर भी लो है। लो मार्केट ग्रोथ रेट एंड लो मार्केट शेयर, दे डू नॉट हैव मच फ्यूचर। It can be minimized by means of divestment or liquidation. It can be minimized by means of divestment or liquidation. मतलब बंद कर देना, क्लोज डाउन कर देना ही बेहतर ऑप्शन है, by means of divestment or liquidation. ठीक है, हम लोगों ने बातें की बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स में मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है। बीसीजी मैट्रिक्स पोर्टफोलियो एनालिसिस कंडक्ट करने में मददगार है। बीसीजी मैट्रिक्स जो कि है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीसीजी मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा 4 पोजीशन प्रोडक्ट की, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग। स्टार्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार्स में दोनों क्या है? हाई है क्या? मार्केट ग्रोथ रेट भी और मार्केट शेयर भी हाई है। हम लोगों ने फिर क्या देखा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा स्टार्स के केस में। नेक्स्टली वी आर टॉक्ड अबाउट कैश काउ। कैश काउ में मार्केट ग्रोथ रेट लो है, मार्केट शेयर हाई है। जब ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा, स्टार्स आर केपेबल ऑफ बिकमिंग कैश काउ। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है? मार्केट ग्रोथ रेट हाई है बट मार्केट शेयर लो है। ठीक है, देन वी हैड सीन डॉग, इट रिप्रेजेंट द वर्स्ट पोजीशन, बोथ लो है। ठीक है, जो कोई भी फर्म नहीं चाहेगा तो अल्टीमेट ऑप्शन क्या रहेगा? इधर लिक्विडेशन या तो डाइवेस्टमेंट यानी कि बंद कर देना या क्लोज डाउन करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।